आज इस वीडियो के माध्यम से हम जयशंकर प्रसाद के आंसू खंड काव्य के कुछ पद्य व्याख्या के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में आंसू के ही कुछ पद की व्याख्याओं पर चर्चा की है, उसी को हम इसके माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हम पद्य देखते हैं, फिर उसकी व्याख्या देखेंगे। चंचला स्नान करावे चंद्रिका पर में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। छलना थी तब भी मेरा उसमें विश्वास घना था, उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। कवि यहाँ पर अपने प्रिय के मिलन के क्षणों को याद करते हुए उससे संबंधित अपने अनुभवों को विरह के माध्यम से अभिव्यक्ति दे रहे हैं। उनका कथन है, उनकी प्रिया कितनी सुंदर थी, उन्हें कैसी लगती थी, इसको वो यहाँ पर अभिव्यक्ति देना चाह रहे हैं। और उनकी पंक्ति है, चंचला स्नान करावे। चंचला कहते हैं बिजली को, जो सफ़ेद वर्णी मानी गई है, उसकी चमक सफ़ेद होती है। इस तरह हम उसका शरीर सफ़ेद मान सकते हैं, जो दिखने में बड़ा सुंदर लगता है। उसी को वो यहाँ पर उपमान के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। और उनका कथन है, चंचला स्नान करावे। स्नान करावे अर्थात नहा कर आ जाए। जिस तरह से कोई चंचला अर्थात बिजली स्नान करके आए, किसमें स्नान करने के बाद व्यक्ति स्वच्छ हो जाता है, सुंदर लगता है, उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। उसी तरह से बिजली जो स्वयं ही बहुत सुंदर है, यदि वह स्नान कर ले, और स्नान भी किसमें करे, चंद्रिका पर्व में जैसे। वो कहते हैं जैसे चंद्रिका पर्व में अर्थात पूर्णिमा की चांदनी के अंदर यदि कोई बिजली स्नान कर ले तो वह बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएगी। वैसे ही कवि का यहाँ कथन है अपनी प्रिया के विषय में। उस पावन तन की शोभा, उस प्रिया के पवित्र के शरीर की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी आलोक प्रकाशवान और माधुर्य से युक्त थी, जैसे कि कोई बिजली चंद्रिका पर्व के अंदर पूर्णिमा की चांदनी के अंदर स्नान करके आ जाए तो और ज़्यादा सुंदर प्रतीत होती है। बहुत सुंदर उपमा यहाँ पर कवि कर रहे हैं। और उसी बात को फिर और आगे बढ़ाते हुए कवि का कथन है, छलना थी तब भी मेरा उसमें विश्वास घना था। यद्यपि वह छलने की भावना थी, मुझे ठगने की भावना थी, प्रिय हमेशा पास नहीं रहेगा, ये सब नष्ट होने वाला है, क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, यह चीज़ होते हुए भी मेरा उसमें बहुत विश्वास घना था, मेरा उसके प्रति दृढ़ विश्वास था। क्योंकि जयशंकर प्रसाद क्षण को महत्व देते हैं और हर सुख या हर दुख हमेशा नहीं विद्यमान रहता, समय परिवर्तित होता रहता है। पर जिस क्षण जो भाव होता है, उस समय वह भाव उस समय का सत्य होता है, यह कवि कहना चाहते हैं। उस माया की छाया में, वह जो माया अर्थात मुझे आकर्षित करने वाली प्रिया की शक्ति थी, उसकी छाया में, उसके प्रतिबिंब के अंदर कुछ सच्चा स्वयं बना था। मुझे स्वयं अपना सत्य ही उसमें दिखलाई दे रहा था, अर्थात उस प्रिया के रूप के अंदर मैंने अपनी सच्चाई को, अपने स्वयं को प्राप्त किया था, जाना था, ऐसा कवि का कथन है। वह रूप ही केवल या रहा हृदय भी उसमें, जड़ता की सब माया थी, चैतन्य समझकर मुझ में। आगे कवि उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। कुछ उपालंब भी है और कुछ अपने मन की भावना की अभिव्यक्ति भी कवि यहाँ कर रहे हैं।
कवि का कथन ही वह रूप ही केवल, वह प्रिया का जो रूप था, सौंदर्य था, वह क्या केवल उसका सौंदर्य मात्र था, या रहा हृदय भी उसमें, या फिर उसके अंदर हृदय की भावना भी विद्यमान थी। कवि ने प्रश्न लगाया है, अर्थात प्रश्न कर रहे हैं कि क्या यह जो मैं मानता था कि मेरी प्रिया मुझे प्रेम करती है, तो उसके अंदर प्रेम की भावना भी थी या नहीं थी, और केवल उसका सौंदर्य मात्र ही था जो केवल मेरा उसके प्रति एक आकर्षण, एक छलावा मात्र था। इसलिए कवि का आगे कथन है, जड़ता की सब माया थी। ऐसा लगता है कि ये जो जड़ प्रकृति है, इस जड़ प्रकृति की ही माया उस प्रिया के सौंदर्य के रूप में विद्यमान आकर्षण के रूप में था। चैतन्य समझकर मुझ में, जो मुझे अपने अंदर उस शक्ति के माध्यम से, आकर्षण के माध्यम से मुझे स्वयं चैतन्य समझ रहा था, मुझे मेरे अंदर की जीवंतता का भान करवाने वाला था। अर्थात मैं जो कुछ भी हूँ, उस अपनेपन की भावना के, अपने अंदर की जीवंतता को, जीवन को मैंने उस प्रिया के माध्यम से ही जाना था। कवि का आगे कथन है, मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी, उनकी अलकें पीली मधु मदिरा की स्नेह थी, बंद हमारी पलकें। अपनी प्रिया के पूर्ण मिलन को यहाँ पर अभिव्यक्त करते हुए कवि का बहुत सुंदर शब्दों में कथन है, मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलकें, उनकी उन प्रिया के चेहरे पर जो अलके अर्थात बालों की लटें बिखरी हुई थी, वह मुझे ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो मेरे जीवन की उलझन, मानो मेरे जीवन की उलझनें ही, मेरे जीवन की समस्याएं ही, मेरे जीवन की परेशानियां ही उनके चेहरे पर, उनके बालों की अलकों के रूप में, लटों के रूप में बिखरी हुई हों। पीली मधु मदिरा किसने थी, बंद हमारी पलकें। उस समय प्रिया के उस सौंदर्य का पान करते हुए जब वह हमारे समीप थी, संयोग काल था, तब हमारी आंखें बिल्कुल, पलकें बिल्कुल बंद थी। पीली मधु मदिरा किसने, तब हमने बंद आँखों से ही किस तरह उनके सौंदर्य का पान कर लिया। कहने का अर्थ है, उस समय हमने उनके सौंदर्य को अपने बंद आँखों में समाहित करके उनके पूर्ण सौंदर्य का अनुभव पूर्ण रूप से किया है। इस तरह कवि यहाँ कहना चाहते हैं। बड़े सुंदर शब्दों में, छायावादी भाषा शैली के अंदर खड़ी बोली के द्वारा कवि ने अपनी प्रिया से हुए मिलन को यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। इस तरह से संयोग और वियोग दोनों ही भावों की एक साथ अभिव्यक्ति बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर कवि करने में सफल रहे हैं। कवि आगे अपनी बात और बढ़ाते हुए जो कुछ कहते हैं उसी को हम यहाँ और आगे देखने का प्रयास करते हैं। हम पहले पंक्तियाँ देखते हैं यहाँ पर। मधु मालतियाँ सोती हैं कोमल उपधान सहारे, में व्यर्थ प्रतीक्षा लेकर गिनता अंबर के तारे। निष्ठुर यह क्या छिप जाना, मेरा भी कोई होगा, प्रत्याशा विरह निशा की, हम होंगे और दुख होगा। आज जब प्रिया पास में नहीं है, तब प्रिया की स्मृतियाँ ही उन्हें संयोग काल की स्मृतियों का अनुभव करवाती है, और जब उन्हें बार बार ये चीज़ अनुभव होती है, इस बात का अनुभव होता है कि वह जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं वह केवल स्मृति मात्र है, आज का वर्तमान का सत्य नहीं है, तो कवि का कथन है, मधु मालतियाँ सोती हैं कोमल उपधान सहारे। आज प्रिया के वियुक्त हो जाने पर, प्रिया से वियोग हो जाने पर, उनकी अनुपस्थिति में भी आज हम उस स्थान पर मौजूद हैं। कवि उन संयोग काले स्थान पर अपने को
प्रस्तुत पाता है और वह कहता है आज उस स्थान पर मधुमालतियाँ, जो एक लता का नाम है, और उसके खिले हुए पुष्प मानो ऐसा लगता है कोमल तकिया लगाकर और सो रहे हैं, अर्थात मधुमालतियाँ आज उसी तरह से वहाँ पर शांत रूप में विद्यमान है, जिन्हें देखकर लगता है वह आराम की नींद सो रही है। और मैं व्यर्थ प्रतीक्षा लेकर, मैं बेकार ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ अपना प्रिया का, ये जानते हुए वह नहीं आएगी, फिर भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ पर व्यर्थ शब्द का प्रयोग किया है। गिनता अंबर के तारे, और कवि कहता है कि इस तरह से बेकार ही प्रतीक्षा करते हुए, ये जानते हुए कि प्रिया का आगमन नहीं होगा, वह प्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं और बैठे हुए आकाश के तारों को, अंबर अर्थात आकाश के तारों को गिन रहे हैं, व्यर्थ में केवल अपना समय अपनी प्रिया की स्मृतियों में गुजारने हेतु वह उस स्थान पर, मिलन स्थल पर आकर व्यर्थ ही अपनी प्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। निष्ठुर यह क्या छिप जाना, वह अपनी प्रिया के बिछुड़ जाने के उस दर्द को अभिव्यक्ति दे रहे हैं और कह रहे हैं निष्ठुर यह क्या छिप जाना, क्या तुम इतनी निष्ठुर हो, कठोर हो, यह क्या छिप जाना, यह क्या किया तुमने कि तुम मुझसे अलग हो गई, छिप गई हो, मेरे सामने से विलीन हो गई हो, मेरा भी कोई होगा। तब कवि कहता है, अपने आप को विश्वास दिलाता है कि निश्चित रूप से मेरा भी कोई अवश्य होगा, कोई तो ऐसा होगा जिसे मैं अपना कह सकूं। प्रत्याशा विरह निशा की, यह जो प्रत्याशा है अर्थात जो आशा है, विरह निशा की, विरह की रात्रि की जो आशा है, हम होंगे और दुख होगा। आज तुम नहीं हो तो कोई बात नहीं, इस विरह की रात्रि में हम स्वयं होंगे और हमारे साथ तुमसे बिछुड़ जाने का यह विरह का दुख होगा, पर कुछ तो हमारा होगा, यह दुख ही सही, यह विरह ही सही, पर ये तो हमारा अपना होगा। दुख सुख में उठता गिरता संसार तिरोहित होगा, मुड़कर न कभी देखेगा किसका हित अनहित होगा। इस संसार में परिवर्तन होता रहता है, संसार परिवर्तनशील है, इसलिए कवि का कथन है सुख दुख में उठता गिरता, ये संसार हमेशा सुख और दुख के माध्यम से गतिशील बना रहेगा, संसार तिरोहित होगा और इस तरह ये संसार तिरोहित गायब होता रहेगा, यह व्यतीत होता रहेगा, मुड़कर न कभी देखेगा। इस संसार में आने वाला वक्त पीछे मुड़कर भूतकाल को कभी नहीं देखेगा, किसका हित अनित होगा, वह कभी इस बात का गिनती नहीं करेगा, इस बात का निर्णय नहीं करेगा कि इसमें किसका अच्छा हुआ है और किसका बुरा हुआ है। मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, सुख दुख दोनों नाचेंगे, हे खेल आँख का मन का। इसलिए कवि का कथन है आगे, ये संसार सुख और दुख के माध्यम से आगे बढ़ता रहे, इस तरह की कवि कल्पना करते हुए बड़े सुंदर शब्दों में यहाँ पर कहते हैं मानव जीवन वेदी पर, मानव जीवन एक यज्ञ की वेदी के समान है, एक पवित्र स्थल है। इस पवित्र मनुष्य जीवन के अंदर परिणय हो विरह मिलन का, विरह और मिलन का परिणय हो जाए, अर्थात जिस तरह विवाह में पति पत्नी बन जाते हैं और जीवन भर का उनका संबंध होता है, उसी तरह से विरह की भावना और मिलन की भावना, सुख और दुख की भावना, मिलना और बिछुड़ जाना, यह इस जीवन में लगातार चलता रहे, सुख दुख दोनों नाचेंगे। इस तरह इस मनुष्य जीवन में सुख और दुख दोनों अपना अपना नृत्य करेंगे, अपनी भूमिका निभाएंगे। ये खेल आँख का मन का, वास्तव में कोई चीज़ हमें सुख देने वाली है या दुख देने वाली है, यह तो एक ऐसा खेल है
जो हमारी आँखों का, हमारे मन का खेल है, अर्थात किसी चीज़ को सुख देने वाली या किसी चीज़ को दुख देने वाली मानना, यह हमारे देखने का दृष्टिकोण के नज़रिए का और हमारे मन की भावना के ऊपर निर्भर करता है। इस तरह से कोई वस्तु सुख देने वाली और दुख देने वाली हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, ऐसा कवि इसके माध्यम से बताना चाहते हैं। सुख और दुख जीवन में हमेशा विद्यमान रहते हैं। उनकी विद्यमानता से मनुष्य का जीवन आगे बढ़ता रहे, ऐसा कवि की यहाँ पर मंगल कामना है।